सो गाइस आज हम पढ़ेंगे बजट। ये समरी ऑफ यूनियन बजट विजन आईएएस ने निकाल दिया है 2023 और 2024 के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट आया है उसको हम पढ़ेंगे। देखो, बजट सबसे पहले तो ये जान लो कि फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारा जो कंट्री का फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब ये होता है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब हम ये समरी पढ़ेंगे। समरी ही पढ़नी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो भी पूछता हूँ समरी ही पढ़नी होती है और कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो कहीं कोई बच्चा सोचे कि अरे पूरा नहीं है तो कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो ये इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता है। दिस इज़ मोर देन इनफ, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और ये भी ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सुपर साइंस है, काफ़ी ईजी है। 14 पेजेस का बजट है। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। और मैं आपको ये 14 पेजेस की PDF में भी 20-25 मिनट्स में पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समरी ऑफ बजट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखो, एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 112 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग यूनियन बजट जो होता है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, बेसिकली सरकार ना इस 112 अनुच्छेद के अनुसार ये कहना चाहती है कि ये बताता है बजट कि इतना आपका रेवेन्यू, इतना आपने पैसा कमाया है, इतना आपको पैसा जाएगा इस स्कीम पे, लोगों को पेंशन देने में, हमारे सोल्जर्स को, IAS IPS अदर ऑफिसर्स को, स्कीम्स में, गवर्नमेंट्स को, सबको पैसे देने में ये पैसा लगेगा। हम ऐसा बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर का आप अगर घर पे हैं तो आप जैसे आपके घर पे एक बजट होता होगा कि एक महीने में इतना हमारा खर्चा हो जाता है, इतना पापा पैसे कमा लेते हैं और इतनी चीज़ें हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ओवरऑल हमारे पास इतना पैसा बचता है या फिर हम लॉस में चलते हैं, तो वो होता है बजट। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही है। हमारे एक बात हमेशा रखना, हमारा संविधान, हमारा भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ बजट वर्ड। बजट वर्ड इज नॉट मेंशन इन एनीवेयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, और इसे निकालता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट इसे निकालता है और किसके अंडर है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयरिंग फॉर द बजट। ठीक है, यूनियन बजट इज क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। कुछ रेवेन्यू आता है, कुछ कैपिटल। देखो, रेवेन्यू होता है जिसपे हम पैसा लगाएं और हमें जिसका हमें पैसा आए। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को लोन दिया, उससे मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन कैपिटल बजट होता है, मैंने एक ब्रिज बनाया, उससे मुझे पैसा आ रहा, तो मेरी कैपिटल है। बट रेवेन्यू में मैंने एक लोन दिया है और कुछ समय बाद वो लोन अपना वापस कर देगा तो मुझे पैसे नहीं आएंगे। बट कैपिटल में अगर आपने एक बार ब्रिज बना दिया तो काफ़ी दिन तक वो रहता है, काफ़ी उस पर हमें पैसे मिलते रहते हैं, है ना, टोल टैक्स वगैरह। आगे देखते हैं। पार्ट ए ऑफ द बजट इज द मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द बजट। वेल, दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड लाइन इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनेंशियल बिल है ना जो, वो एक मनी बिल है। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि मनी बिल क्या होता है, ये आप जाके लक्ष्मीकांत की बुक से UPSC की अगर प्रिपरेशन करें तो वहाँ से पढ़ें। वरना अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो प्लीज़ आपको मनी बिल पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, और क्या होता है। मेजर बजट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है जो पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा बजट, उसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स की इतनी हमें देनी है, इतनी लेनी है, फाइनेंशियल बिल कि इतना पूरा बिल बैठेगा, और फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर FRBM एक्ट। और ये जो FRBM एक्ट है इसके अंदर ये जो दो चीज़ें बताता है। देखो, सबसे पहली बात, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है, बेसिकली ये पार्ट ए और पार्ट बी को छोड़कर इन दोनों में ये आपको थोड़ा रट लेना पड़ेगा। ठीक है, विच इज़ इम्पोर्टेंट। और यहाँ देखो, अदर एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंटेड, जो ये भी करे जाते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट ए ग्लांस, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, की फीचर्स। अब ये मत कहना कि ये क्या है, इसे समझाओ, कुछ नहीं है, ये बस बजट की कुछ, जैसे आप कहते हो कि घर के लिए हमें ये वाली सब्जी लेकर आनी, ये वाला मसाला लेकर आना, तो ये सब भी उसी का पार्ट है। हमारी कंट्री का जो बजट बनता है उसके अंदर ये मेंशन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट का प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। बजट प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद एक जनरल डिस्कशन होता है दोनों हाउसेज में, लोकसभा में, राज्यसभा में। उसके बाद स्टैंडिंग कमिटीज़ जो होती हैं उसको देखती है इसमें क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां, उन्हें ठीक किया जाता है। डिटेल डिस्कशन होता है कि कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, अपोजिशन होता है, सब होते हैं।
सारी बातचीत होती है, एक डिस्कशन होता है लोकसभा में। अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास, और यहाँ पे अप्रोप्रिएशन होता है कि आपका बिल पास कर दिया जाता है। ठीक है, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-2024 के लिए हमारा जो बजट है, इसे ये पहला बजट है अमृतकाल के लिए। ये तो बस देखो बढ़ा चढ़ा के बातें कहने की बात है, अब तक हमारा बजट कई बार आ चुका है, लेकिन अमृतकाल के लिए ये पहला बजट है। अमृतकाल क्या है? हमें आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब इसे कहते हैं अमृतकाल, कह रहे हैं इस वक्त को। तो ये इस अमृतकाल का जो अभी चल रहा है, हमारे 75 साल हो चुके हैं हमें आज़ादी को, इसलिए इन्हें कह रहे हैं अमृतकाल। और ये जो बजट बना है, ये अगले 25 साल को बताएगा कि कुछ इस तरीके से हमें अगले 25 साल में भारत को ले जाना है। क्यों अगले 25 साल का क्यों बनाया, 30 साल का क्यों नहीं बनाया, 20 साल का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि 25 साल बाद भारत को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे। ठीक है। अ 3-pronged फोकस ड्राइवन बाय 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज़ कंस्टिट्यूट द फाउंडेशन ऑफ अमृतकाल। तो कह रहे हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव 3-pronged फोकस करेंगे। देखो अभी मैं समझाता हूँ 3-pronged क्या है, कोशिश करेंगे कि कैसे हमें अपने देश को आगे ले जाएं। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, पहले तो जो यूथ है हमारा उसके ऊपर फोकस करेंगे, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को समझेंगे। ग्रोथ करेंगे जॉब क्रिएशन में, ठीक है, जॉब दिलाएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब समझ लो, वातावरण जो इतना पॉल्यूटेड हो चुका है उसको ठीक करेंगे थोड़ा। 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन को हम एम्पावर करेंगे कि वो काम करें, आगे आएँ, इक्वल उनको ट्रीट किया जाए। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये जो स्कीम है इसमें सपोर्ट करेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दिस पर्टिकुलर स्कीम इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ के जाना। टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म पे ध्यान देने के लिए बोला है। ग्रीन ग्रोथ लीडिंग टू एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी अक्रॉस सेक्टर्स एंड ग्रीन जॉब्स। देखो ग्रीन का मतलब है कि कुछ ऐसा करेंगे, जॉब्स भी ऐसी क्रिएट करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ऐसे लाएंगे जिससे मतलब व्हीकल्स भी ऐसे लाएंगे जिससे पोल्यूशन ना हो, ग्रीन ग्रोथ हो, एनवायरनमेंट हमारा अच्छा हो। अब देखो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग वीमेन के ऊपर आपको ऐसे आ सकता है, वीमेन के ऊपर आपका एक पर्टिकुलर मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली टाइपिंग द टूरिज्म को लेकर इंडिया क्या कर रहा है, इसमें क्या भी कमियां हैं, कैसे और बेटर करेगा, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रीन ग्रोथ में लेकर वो आपको बायोफ्यूल, बायोमास, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सारे क्वेश्चन यहाँ, हाइड्रोजन बेस्ड, ये सारे चीज़ें आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप प्लीज़ डिटेल में पढ़ के जाना उनको। पार्ट ए जो बिल का है वो कहता है कि बजट जो प्रपोज हुआ है 2023 से 24 के लिए, वो 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर है। 7 प्रिंसिपल उसको गाइड करते हैं, जिसको कहते हैं सप्तऋषि काल, सप्तऋषि इन द अमृत काल। सप्तऋषि, 7 ऋषि, ठीक है, इसे याद रखना। लेट मी क्लीन दिस स्क्रीन। ओके, ठीक है। अच्छा, वो 7 ऋषि कौन से हैं? फाइनेंशियल सेक्टर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर। ठीक है, अभी देखो ये सातों के सातों आपको रटने ही पड़ेंगे, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट कि आप इन्हें छोड़ दो, अच्छे से रट लेना, समझ लो, मैं समझा देता हूँ, पर रटना ज़रूर है। क्योंकि पता है पेपर में ऐसे आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन सप्तऋषि, है ना। तो अगर आपको ये सातों याद नहीं होगी तो आप कैसे आंसर करोगे? या फिर आपको आ सकता है कि ऑफनली सीन इन न्यूज़ द टर्म सप्तऋषि, कहाँ देखी गई थी सप्तऋषि जो पर्टिकुलर वर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बजट में आता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, क्या करेंगे उसमें? पहले में देखो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर में काम करेंगे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे करें ना। देखो मैं आपको नॉर्मल वर्ड्स में बता देता हूँ, हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना वो बहुत पीछे है इस वक्त, डिजिटली बहुत कम है उसमें चीज़ें। आज भी लोग हल चलाते हैं, आज भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, हमारे फार्मर्स इतना ज़्यादा उनके पास नहीं है पैसा कि वो डिजिटल हो सके। अदर कंट्रीज़ की तरह, जैसे अमेरिकन फार्मर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ की वो कंट्री, तो वो सब कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है उतना। उसके 2 रीज़न है, एक तो इंडिया के पास उतना पैसा नहीं है, दूसरा हमारे यहाँ पे इलिटरेसी जो फार्मर्स के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये 2 चीज़ हो जाती हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सीलरेशन फंड, एग्री स्टार्टअप्स इन रूरल एरिया। स्टार्टअप्स का मतलब होता है, आपने एंटरप्रेन्योर सुने हैं, वो नए नए इनोवेशन लाते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में ना बहुत ही कम लोग हैं जो एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे हैं, या बिजनेसमैन भी एग्रीकल्चर में कम ही घुसना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा ज़्यादा लगता है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि वो लोग उससे भागते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम एग्री स्टार्टअप्स करवाएंगे रूरल एरियाज़ में, हो सकता है स्कीम्स प्रोवाइड करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करवाएंगे कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, 2 पब्लिक और प्राइवेट के लोग मिलकर
बड़ी बड़ी कंपनी और सरकार मिलकर कुछ बड़ा करें। ठीक है, यहाँ पे देखो आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर मतलब पता है, फल फ्रूट, इनके ऊपर क्लीन प्लांट प्रोग्राम एम टू बूस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डिसीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एट 2200 करोड़। इतने रुपए में इन्होंने कहा कि जो हॉर्टिकल्चर हमारा वाला हिस्सा है उसे बहुत तेज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। अभी एक बात और आपको बता दूं, मिलेट्स वाला इस बार मीटिंग भी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा, मुझे पता है 110% आएगा। तो मिलेट्स क्या होते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मिलेट्स का क्या रोल है, क्या कितना उनको पानी लगता है, सब कुछ करके जाना। मिलेट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 360 डिग्री एंगल। तो मिलेट्स के ऊपर अच्छे से आपको डिस्कस करके जाना है। तो वही इनके ऊपर कहा गया है कि ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स रेफर टू एस श्री अन्न फॉर दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद विल बी सपोर्टेड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट में ₹20 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशिंग सेक्टर। 20 लाख करोड़ रुपए इन तीनों सेक्टर के लिए दिए जाएंगे। न्यू सब स्कीम, एक बात याद रखना, इस बार ये वाली स्कीम भी और इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि बजट में आ चुकी है। पीएम मत्स्य संपदा योजना विल बी लॉन्च विद टारगेटेड इन्वेस्टमेंट इन 6000 करोड़। ठीक है, मत्स्य संपदा योजना। कॉपरेशन, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग कॉपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल। देखो कॉपरेशन होता है जहाँ 5, 6, 10, 15 लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, फिर उनको इसलिए बनाया जाता है कि लोगों की मदद कर सकें। उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है बहुत कम होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आए होते हैं। एक दूसरे की मतलब 7-10 लोग मिलकर पर्टिकुलर एक सोसाइटी की मदद करने के लिए बाहर आते हैं। तो कहा है कि हम ऐसे मॉडल को प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि कंप्यूटराइजेशन करेंगे 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की। नाउ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीएससीज भी आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इसके बारे में आप अपने स्टैटिक पार्ट से अच्छे से कवर करें। ठीक है, ऑल्सो एम इज टू फैसिलिटेट सेटिंग अप कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन अनकवर्ड पंचायत एंड विलेजेस इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। उन्होंने कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, उनको हम वहाँ भी ले जाएंगे। जो पंचायत है ना हमारे, जैसे गांव में प्रधान वगैरह होते हैं, अपने गांव में आपने देखा होगा वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कम मिलती हैं ना, तो इस वजह से वहाँ भी ले जाने की बात कही है। तो ये जो है बेसिकली आपका प्रायोरिटी 1 इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसके अंदर आ गया। अब देखो मैं आपको अगर ये सारा आपको ये ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा पूरा, एक बार ये अफोर्डेबल हेल्थ, ये जो मैं पूरा एक बार ये पिलर ख़त्म कर देता हूँ, पिलर 1 ये है ना, ये इसे ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ तक पहुँचे ना अभी। इसके आगे देखो अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल। तो उन्होंने बोला सबके लिए हम एक अच्छी स्वस्थ देंगे। नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ाएंगे, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस को लोकेशन विद द एग्जिस्टिंग 157 मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश्ड इन 2014। कह रहे हैं हम ऐसे नए नर्सिंग कॉलेज भी बनाएंगे इन जो नए 157 मेडिकल कॉलेजेस बने उनके साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल एनीमिया, देखो एक बात याद रखना, जो जो चीज़ें आपके बजट में आई हैं अगर आपने उन्हें प्रिपेयर नहीं किया तो आप पछताओगे कि काश कर लिया हो। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एलिमिनेशन मिशन। अब ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या, जाके इसमें से स्टैटिक पार्ट्स के अच्छे से पढ़ के आओ, क्योंकि ये पक्का आपके पेपर में भी पूछ सकता है, पूछेगा ही, क्योंकि वो है आपके बजट में। मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047 बोला है। फोकस इज ऑन अवेयरनेस क्रिएशन, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ 7 करोड़ पीपल इन एज ग्रुप ऑफ 0 to 40। कह रहे हैं कि 7 करोड़ पीपल का वो चेकअप करेंगे जो पैदाइशी से लेकर 40 साल के लोगों तक का, कि उनमें सिकल सेल एनीमिया है तो नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर मेडिकल डिवाइसेस, कई कोर्सेज चलाएंगे कि मेडिकल डिवाइसेस को कैसे चलाते हैं। फार्मा में इनोवेशन करेंगे, नई नई दवाइयाँ, नए नए इक्विपमेंट्स लेकर आएंगे। एक्सेसिंग एजुकेशन एंड स्किल्स, ठीक है, देखो टीचर्स की ट्रेनिंग करवाएंगे। द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बी डेवलप्ड एज वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिस पर्पस। ठीक है, टीचर्स की ट्रेनिंग क्यों करवाएंगे, क्योंकि अलग अलग जहाँ पे बच्चे आज भी नहीं पढ़ पा रहे उन्हें पढ़ाया जाएगा। और मेरे को लगता है ये वाला स्टेप मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि देखो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, देखो उसी का पेपर निकलता है जो हर चीज़ को ना 360 डिग्री एंगल से तैयार कर लेता है। अब हर चीज़ तो हर कोई नहीं कर सकता, ये दुनिया जानती है, बट उन चीज़ को तो कर सकता है जो हमारे सामने है। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, अब ये NDL क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये अभी पीछे हमने पढ़ा भी था, मतलब मैंने पढ़ा था ये इकोनॉमिक्स में मैंने पढ़ा था। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है क्या, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो ऐसे मैंने आपको पिलर 1 पूरा पढ़ा दिया, इसी तरीके से सारे पिलर पढ़ने हैं। मैं ये पिलर सारे आपको अगर पढ़ाऊंगा तो आपका काफ़ी टाइम जाएगा, अगर आप खुद पढ़ोगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट्स में जो साइड में रखा है इससे सारा समझा देता हूँ। पार्ट 2 क्या कहता है, रीचिंग द लास्ट माइल, नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड। बोला है कि हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, जैसे अमीर और अमीर हो जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम सबको साथ लेकर चलेंगे। तो अब तक ये दिमाग में नहीं आया था, तो पहला क्या कहता है, पहला तो ये नो वन टू बी लेफ्ट बिहाइंड जो इन्होंने कहा।
यहाँ पे कहता है उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये कहता है सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स। जो प्रिजनर्स हैं जो हमारे एक्चुअल जेल वगैरह में जो बंद हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको अगर हो सके बाहर लेकर आया जाएगा, उनके लिए काम किया जाएगा। ठीक है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड ब्लॉक्स प्रोग्राम, तो ये वाला प्रोग्राम जो है वो चलाया जाएगा। अब देखो पीएम आवास योजना भी चलाई गई, जैसे ये पीएम आवास योजना, आउटले फॉर पीएम आवास योजना इज बीइंग एनहांस्ड बाय 66%, उन्हें बढ़ा दिया गया। वैसे ही एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स प्रोग्राम घर दिए जाएंगे सबको। प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं डेवलपमेंट मिशन, इनको 15,000 करोड़ तक का पैसा दिया जाएगा अगले 3 साल में कि ये लोग अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, देखो अगले 3 साल में ना सेंटर बनाए जाएंगे 38,800 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सर्विंग 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स। ट्राइबल होते हैं जो जंगलों में रहते हैं लोग, उनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उनके लिए 38,000 टीचर रिक्रूट करी जाएंगे, उनके पे पैसा खर्च करा जाएगा। ठीक है, वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन, राजस्थान के कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पानी की काफ़ी कमी है, और देखा जाए तो बुंदेलखंड रीजन जो है वहाँ भी पानी की काफ़ी कमी है, तो ऐसी जगहों पे पानी पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे केन बेटवा लिंक वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे बुंदेलखंड में, पर्टिकुलर उस एरिया को ग्रीन बनाने के लिए। ठीक है, भारत शेयर्ड रेपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, भारत श्री, तो भारत शेयर्ड रेपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या है? इट विल बी सेट अप इन अ डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम विद डिजिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस इन द फर्स्ट स्टेज। तो वही है हमारी हिस्ट्री को फिर से एक बार नया रूप दिया जाएगा। पीएम आवास योजना जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो ये बेसिकली देखो ये जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स प्रोग्राम है वो है 500 ब्लॉक्स ऑफ सैचुरेशन ऑफ रेजिडेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। तो यही हैं आपके तीनों मॉडल, सारे मॉडल हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन रिफ्रेश हो रही है इस वजह से हो जाता है। तो ये सारे मॉडल हैं, आप इनको पढ़िए। आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर देता हूँ। इसमें आपके बेसिकली 2 पूरे के पूरे हैं, और आप लोगों को मैं सच बता रहा हूँ ये जो पार्ट बी है डायरेक्ट टैक्सेस का, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बस ये जान लो कि इनकम के जो 7 लाख है उसको नए टैक्स रिजाइन कर देगा, पहले 5 लाख था। पर ये ना बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, इससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है इनकम टैक्स जो भरते हैं उन लोगों को। ठीक है, तो ये सब बकवास बातें, इन पे ना जाएं। तो रुपी कहाँ से आती है, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाकी सरकार के पास पैसा आता क्या है। 2% जो डेप्ट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, 20% लोन दे रखा है तो वहाँ से लोन आ जाता है, लोन का इंटरेस्ट आता रहता है। स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज, स्टेट जो टैक्स लेते हैं वो सेंटर को देते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो चलती है वो 9% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये तो है कि पैसा जाता कहाँ कहाँ है। ठीक है, और ये है आता कहाँ कहाँ है, ग्रीन वाला। ठीक है, रुपी गोज टू, वहाँ रुपी कम्स टू। ठीक है, ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं। जीएसटी आगे इसमें डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस कर दिया है, रिड्यूसिंग द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा देखो सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स, ग्रीन मोबिलिटी। देखो मैंने आपको कहा इस बार ग्रीन मोबिलिटी वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। यूपीएससी पूछ सकता है और पूछेगा भी, इसका मन करेगा तो ग्रीन मोबिलिटी में आप इथेनॉल ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब जरूर पढ़ के जाना। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी टू बी रिड्यूस पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ टीवी 2.5%। ये सब सरकार इसलिए करती है कि उसमें इनोवेशन बढ़े, लोग आएँ। इलेक्ट्रिकल को हम आजकल इतना क्यों वो कर रहे हैं पता है आपको? उसका बड़ा रीज़न है कि हम ना एनवायरनमेंट को बहुत साफ क्लीन बनाना चाहते हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट लेवल पे है। केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स में टू सपोर्ट, देखो ये रहा इथेनॉल ब्लेंडिंग। मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूँ इथेनॉल ब्लेंडिंग जहाँ तक इस बार पक्का पूछा जाएगा तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। मराइन प्रोडक्ट्स, मत्स्य संपदा योजना इसी से रिलेटेड है। तो मत्स्य संपदा योजना बेसिकली मैंने ऊपर आपको बताया था, उसको पढ़ के जाना। मत्स्य संपदा योजना बेसिकली जो फिशरमैन होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। ठीक है, उनको घर वगैरह देते हैं, उसमें उनको अच्छी सेहत देते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर तक पानी में रहते हैं, जिससे उनके पैर नमक में ज़्यादा रहते हैं, वो काफ़ी उनकी हालत बुरी रहती है। इस वजह से मत्स्य संपदा योजना चलाई गई है। उनको सिखाया जाता है कैसे फिशिंग करें, कैसे चीज़ों को दें। सागर मित्रा प्रोवाइड करे जाते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स, तो एक डायमंड होता है जो नेचुरली मिलता है, एक होता है जो लैब में वो करे जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है, यू हैव टू नो द डिफरेंस। यूपीएससी में पूछ सकता है कि व्हाट्स लैब ग्रोन डायमंड्स, वहाँ 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 2, 3 एंड 4, एंड यू हैव टू एलिमिनेट। तो तभी कर पाओगे ना जब आपको ये पता होगा कि ये है क्या। प्रीशियस मेटल्स में प्रीशियस मेटल्स क्या होते हैं, और याद रखना उसमें भी कई माइक्रो मेटल्स, मिनरल्स क्या होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंडेड रबड़ क्या होती है। ठीक है, सिगरेट्स के बारे में क्या कहना है, नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंट